Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is मेरे संग की औरतें। बेटा, इससे पहले जितने भी पाठ हमने किए वह आपकी पुस्तक क्षितिज से थे, जिसके गद्यखंड से और पद्यखंड से हमने किए हैं अब तक। आज हम अपनी कृतिका बुक का दूसरे नंबर का पाठ आपकी इस कृतिका बुक में 5 पाठ है, जिसका पहला और आखिरी चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। बीच के जो 3 चैप्टर है वो आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो हम अपने दूसरे चैप्टर और पाठ्यक्रम के अनुसार आपका ये पहला पाठ होगा, मेरे संग की औरतें, जिसके लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में हुआ था। ये समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया और इस स्वतंत्र लेखन के माध्यम से इन्होंने औरतों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। तो अब बात करते हैं पाठ के बारे में। मेरे संग की औरतें, इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार से जुड़ी हुई औरतों जैसे नानी, माँ, परदादी और स्वयं अपने व अपनी बहनों के बारे में बताया है। उन सभी औरतों के आदर्शों, सिद्धांतों व उनका लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब बातों का इस पाठ में वर्णन उन्होंने किया है। वह अपनी नानी का वर्णन करते हुए आरंभ करती है कि वह कहती है कि मैंने कभी अपनी नानी को देखा नहीं था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। उन्होंने नानी के बारे में बताया कि नानी एक पारंपरिक, जो परंपरा से जुड़ा हो, अनपढ़, पर्दा करने वाली, घूंघट निकालने वाली औरत थी। नाना एक बैरिस्टर थे जो विदेशी रंग ढंग में रहना पसंद करते थे। बैरिस्टर की पढ़ाई वकालत वह विदेश से करके आए थे, इसलिए विदेशी रंग ढंग में रम गए थे, जबकि नानी नाना के विपरीत थी, अर्थात भारतीय रंग में रंगी हुई थी। उन्हें भारतीय तरीके से रहना पसंद था। नानी की मृत्यु कम उम्र में हुई थी। जब नानी ने अपनी मौत को करीब पाया तो उन्होंने लेखिका की माँ, जो उस समय केवल 15 वर्ष की थी, उनके विवाह की चिंता हुई और अपने पति के मित्र, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्यारेलाल को बुलवाया। नानी ने उनसे लेखिका की माँ का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाने की बात की, जिसे सुनकर परिवार के सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि अभी तक वह किसी से अधिक खुलकर बात नहीं करती थी और अब अचानक से उन्होंने एक परपुरुष से बात करने की बात कही थी और उनसे ऐसी बात कही थी। परंतु नानी की अंतिम इच्छा को पूरा किया गया और लेखिका की माँ का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। यहाँ नानी की इन सब बातों से पता चलता है कि नानी का प्रत्यक्ष रूप से भले स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भले ही प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं रही, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाकर उनके देश प्रेम, देशभक्ति और आज़ाद ख्यालों का पता चलता है। लेखिका के पिता पढ़े लिखे युवक थे, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा या जायदाद नहीं थी। लेखिका की माँ का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरी माँ सुंदर व्यक्तित्व की महिला थी। वे खूबसूरत, सद्व्यवहार करने वाली, जुबान की पक्की, सच बोलने वाली, ईमानदार, निष्पक्ष भाव रखने वाली महिला थी।
परिवार के सभी कार्यों में माँ की राय ली जाती और उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता। घर के कामकाज में उनकी रुचि नहीं थी। उनका अधिकतर समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने या साहित्य चर्चा में ही बीतता था। परंतु हमारे दादा दादी या ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं कहता था। मेरे हिसाब से आखिरकार एक साहब की पुत्री थी, क्योंकि नाना एक बैरिस्टर थे और समाज में उनका एक दबदबा था। उस समय उन्हें साहब के नाम से जाना जाता था, इसीलिए साहब की बेटी होने के कारण शायद थोड़ा दबाव परिवार पर था। परिवार में सब उनका आदर सम्मान करते थे और शायद माँ के इन सभी गुणों के आधार पर लेखिका मानती है कि ऐसे लोगों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है, क्योंकि उनके गुणों से सभी परिवार के लोग प्रभावित थे। वह किसी की गोपनीय बात को दूसरे से बताती नहीं थी, जिसके कारण उन्हें परिवार का आदर मिला हुआ था। बच्चों की परवरिश में माँ के सिवा सब तैयार रहते थे। माँ हमारी दोस्त भी थी और पिताजी माँ की भूमिका बखूबी निभा देते थे। अब लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि परदादी को भी परंपरा से हटकर कार्य करने का शौक था। 2 से ज़्यादा धोतियाँ होने पर वह दान कर देती थी। परदादी की माँ के बच्चे के बारे में इच्छा पहली संतान के रूप में लड़की की थी। वह चाहती थी कि उसकी माँ को जो पहली संतान हो वह एक लड़की हो, और शायद ईश्वर के साथ उनके तार भी जुड़े थे कि उनका सीधा संपर्क ईश्वर के साथ था, कि वह जो भी इच्छा कहती ईश्वर अर्थात भगवान उसे तुरंत पूरा कर देते थे। ऐसा नहीं था कि हमारे परिवार में पहले लड़की नहीं थी, परंतु लड़की पैदा होने की मन्नत इच्छा शायद उन्हें लड़कियों से ज़्यादा प्रेम था। वह लड़कियों से अधिक प्रभावित थी। उस समय के समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। लड़की की इच्छा से उनके क्रांतिकारी विचारों और शायद लड़कियों के लिए उनके हृदय में विशेष स्थान का पता चलता है। एक घटना से परदादी के खुले विचारों और समझदारी का पता चलता है कि एक रात जब परदादी घर पर अकेली थी तो एक चोर हवेली में घुस गया। वह उसी कमरे में चला गया जहां परदादी सो रही थी। दादी ने चोर को न डराया न धमकाया, बल्कि उससे पीने का पानी मांगा। पहले तो चोर घबराया, परंतु दादी की आज्ञा को टाल न सका। दादी ने लोटे से आधा पानी पीकर शेष पानी चोर को पीने के लिए दे दिया और कहा, अब हम दोनों माँ बेटा हो गई, चाहे अब चोरी कर या खेती कर। उसी दिन से चोर ने चोरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। वह आपराधिक जीवन त्याग कर सही रास्ते पर आ गया। इससे उनके सहज भाव का पता चलता है कि बिना डराए धमकाए या उपदेश दिए भी किसी को सहजता के रास्ते पर लाया जा सकता है। परिवार में हम 6 भाई बहन थे। 5 बहनों के बाद छठा भाई था राजीव। दादी के घर में स्वतंत्रता का माहौल मिला था। सभी को अपना निजत्व बनाए रखने का अधिकार था। कोई किसी के काम या रुचि में हस्तक्षेप नहीं करता था। किसी प्रकार की कोई टोका टाकी नहीं होती थी। किसी एक की चिट्ठी को कोई दूसरा नहीं खोलता था। 6 भाई बहनों में 4 लेखक बने। शादी के पश्चात एक घटना का जिक्र करती हुई लेखिका बताती हैं कि जब वह कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में रही, वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका का मानना था कि शिक्षा पर बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, लेकिन वहाँ पर न होने के कारण लेखिका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखिका ने वहाँ के कैथोलिक बिशप मीन्स बेटा ईसाई गुरु से अनुरोध किया कि वे वहाँ कोई प्राथमिक स्कूल खोल दे,
परंतु वहाँ ईसाइयों की संख्या कम थी, इसलिए बिशप ने सहायता करने में असमर्थता व्यक्त की। लेखिका ने हार नहीं मानी और स्वयं 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ पढ़ाने का जिम्मा लेते हुए कर्नाटक सरकार और वहाँ के कुछ मेहनती और उच्च विचारों वाले लोगों की सहायता से एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया। एक और घटना का वर्णन करते हुए लेखिका अपनी छोटी बहन रेनू के बारे में कहती हैं और मानती है कि यदि व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो तो वह अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। कभी प्रयास करते हुए यदि व्यक्ति असफल भी हो जाए तो उसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। पाठ के अंत में कहा गया है कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका व उसकी बहन रेनू के खुले विचारों व स्वतंत्र जीवन का पता चलता है। यहाँ अकेलेपन का अर्थ है दबाव मुक्त स्वतंत्र जीवन जिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। लेखिका की बहन अपनी इच्छा की स्वामिनी थी। एक दिन बहुत वर्षा हुई, सड़कों तथा घरों में पानी भर गया। स्कूल बस नहीं आई और कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, परंतु रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल को बंद पाकर बिना किसी निराशा के खुशी के भाव से वापस लौट आई। इसी प्रकार से लेखिका ने बिशप के मना करने पर भी स्कूल खुलवाया। अपने प्रयासों से औरतों को स्वतंत्र विचारधारा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन सब से पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में दृढ़ निश्चय की भावना होनी चाहिए। यहाँ लेखिका अपने परिवार की इन बातों का वर्णन करती है जिनसे वे प्रभावित थी।